नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेमेस्टर 5th का माइनर कोर्स हिस्ट्री का यूनिट 2 का टॉपिक यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और अगर आपको जिस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वो नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा और बाकी वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। The Young Bengal movement was a significant intellectual and social reform movement that emerged in 1820s and 1830s in Bengal। तो 1820s और 1830s के दौरान बंगाल में एक इंटेलेक्चुअल और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एमर्ज होती है जिसका क्या नाम था, यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, it was one of the first movements in colonial India that sought to challenge orthodox traditions and promote liberal values such as freedom of thought, rationalism and social reforms। तो ये पहली मूवमेंट थी हमारे कॉलोनियल इंडिया में जिसने चैलेंज करना स्टार्ट किया किसको, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस को। ठीक है, जो इवल ट्रेडिशंस थे, ठीक है, इवल कस्टम्स थे जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं थे, उन्हें चैलेंज करना स्टार्ट किया, सुपरस्टिशंस को चैलेंज करना स्टार्ट किया एंड प्रमोट करना स्टार्ट किया लिबरल वैल्यूज़ को, जैसे कि फ्रीडम ऑफ थॉट, रैशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म। तो इन सब जो आइडियाज़ थे, वेस्टर्न आइडियाज़ थे, इनको प्रमोट करना स्टार्ट किया इंडियन सोसाइटी में। The movement centered around the teachings of Henry Louis Bibian Derozio and his group of students at the Hindu College, Calcutta। तो ये जो मूवमेंट थी ये किसके इर्द गिर्द चल रही थी, कौन चला रहा था इसको, हेनरी लुइस बिबियन डेरोजियो और जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, इनके जो, क्योंकि ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे और हिंदू कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे और ये इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, इनके जो आइडियाज़ थे बिबियन डेरोजियो के, तो वो ये स्टूडेंट्स के जरिए सोसाइटी में फैलाना चाह रहे थे, ठीक है, प्रमोट करवाना चाह रहे थे। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल वाज द हब ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। 19th सेंचुरी के दौरान जो बंगाल था वो ब्रिटिश सरकार का क्या था, केंद्र था हिंदुस्तान में। एंड वेस्टर्न आइडियाज़ वर मेकिंग देयर वे इनटू द इंडियन सोसाइटी। और जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे वो भी प्रवेश करना स्टार्ट किया था उन्होंने इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे उनका प्रभाव दिखना शुरू हुआ था इंडियन सोसाइटी में 19th सेंचुरी के दौरान। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वॉट एक्सपोजर टू यूरोपियन पॉलिटिकल, सोशल एंड साइंटिफिक थाट। तो जब इंट्रोड्यूस हुई इंग्लिश एजुकेशन इंडियन सोसाइटी में, तो इंग्लिश एजुकेशन ने बहुत जो एक्सपोजर प्रोवाइड किया इंडियन सोसाइटी को, जैसे कि यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट्स हो गए, सोशल थॉट्स, ठीक है, वेस्टर्न सोशल थॉट्स थे, जो साइंटिफिक थॉट्स। तो इन सब चीज़ों से रूबरू करवाया इंडियन सोसाइटी को किसने, इंग्लिश एजुकेशन ने। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल थॉट्स यानी आइडिया ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम। दिस वाज आल्सो अ टाइम ऑफ सोशल स्टैग्नेशन with many practices like sati, widow burning, child marriage and caste based discrimination deeply rooted in Indian society। तो जो ये टाइम था 19th सेंचुरी का टाइम हिंदुस्तान में, इस टाइम जो हमारी सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रसित थी किन चीज़ों से, जो इवल कस्टम्स थे, जैसे सती हो गई, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई, बाल विवाह, ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी हमारी इंडियन सोसाइटी, और भी बहुत सारी जो सुपरस्टिशन, इबल प्रैक्टिसेस जो हमारी इंडियन सोसाइटी में उस टाइम चल रही थी। देयर वर इंक्रीजिंग कॉल फॉर रिफॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स इंक्लूडिंग द राइज ऑफ ब्रह्मो समाज लेड बाई राजा मोहन राय। तो इन सब इवल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, इन सब सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट बहुत सारे जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो ये सामने आए और इनकी जो खिलाफत करना स्टार्ट की, इन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कैंपेन चलाना स्टार्ट किए। जैसे कि ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसमें वो कैंपेन करते रहे किसको, एबॉलिश करने के लिए, सती प्रथा को। और इन्होंने प्रमोट किया ब्रह्मो समाज के द्वारा विडो मैरिज को, चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करने की कोशिश की, और बहुत सारी जो बाकी प्रैक्टिसेस थी उनके अगेंस्ट बात की। अब देखते हैं हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हेनरी लुइस बिबियन डेरोजियोस लाइफ। डेरोजियो वाज अ पोइट, रेडिकल थिंकर एंड टीचर एट हिंदू कॉलेज, नाउ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता। जो डेरोजियो थे वो एक पोइट रहे,
ठीक है, रेडिकल थिंकर थे और टीचर थे कहाँ, हिंदू कॉलेज में जो कलकत्ता में था, जिसे अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑफ मिक्स्ड पुर्तगीज इंडियन डेसेंडेंट, जो डिरोजियो थे वो क्या थे, मिक्स थे, पुर्तगीज और इंडियन कल्चर का, ठीक है, मिक्सचर था, ठीक है, फ्यूज़न था, यानी जो उनके फादर साहब थे वो पुर्तगीज़ के थे और जो मदर थी वो इंडियन थी। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ यूरोपियन इनलाइटनमेंट एंड रोमांटिकिज्म, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किन आइडियाज़ से थे, यूरोपियन आइडियाज़ से। जो यूरोप में मूवमेंट स्टार्ट हुई, मूवमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट एंड रोमांटिकिज्म, जो यूरोपियन इनलाइटनमेंट मूवमेंट थी उसमें ये जो मूवमेंट थी ये प्रमोट करना चाह रही थी कि जो लोग हैं वो किसी भी चीज़ पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, बल्कि लॉजिकल थिंकिंग को अपनाएं और सुपरस्टिशन से दूर रहें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। His teaching style was innovative and he encouraged students to challenge existing beliefs and think for themselves. तो जो इनकी टीचिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थी और वो इनक्रेज करते थे स्टूडेंट्स को, ठीक है, हौसला देते थे, बढ़ावा देते थे कि वो चैलेंज करें जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं, ठीक है, जो कस्टम्स हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं उनके अगेंस्ट बात करें, उनके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि ये यूरोपियन जो मूवमेंट्स थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित, जैसे मूवमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट जो मैंने आपको बताया, तो वही चीज़ें ये प्रमोट करना चाह रहे थे इंडियन सोसाइटी में, किसके ज़रिए, स्टूडेंट्स के ज़रिए। क्योंकि जो हमारा यूथ है वो अगर सुधरेगा तो नेक्स्ट जनरेशन भी जो है अच्छी आएगी। He introduced his students to the works of Western philosophers such as David Hume, John Locke, Thomas Paine and Voltaire, ठीक है। उसके बाद वो अपने स्टूडेंट को जो वेस्टर्न फिलोसफर्स थे, जो जैसे कि डेविड ह्यूम, जॉन लॉक, थॉमस पेनी और वोल्टायर, तो इन सब की जो फिलॉसफीज थी, थ्योरीज थी, वो अपने स्टूडेंट को समझाना चाह रहे थे, इन सब के आइडियाज़ जो अपने स्टूडेंट्स के बीच लाना चाह रहे थे, ठीक है, ताकि ये अपनी सोसाइटी में जब जाएं तो वो इन आइडियाज़ को प्रमोट कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यंग बंगाल ग्रुप। Dirogio's students, who were mostly from upper caste Bengali Hindu families, formed a radical intellectual group known as Young Bengal or Dirogians. डिरोजियो के जो स्टूडेंट थे वो मोस्टली अपर कास्ट बंगाली हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बनाया जिसे क्या नाम दिया गया, यंग बंगाल, या उन्हें डिरोजियंस भी बोला जाता था। They were deeply influenced by Dirogio's teaching and sought to apply the principle of region, liberty and equality to Indian society. तो ये जो ग्रुप मेंबर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे किसके, डिरोजियोस के जो टीचिंग्स थी, आइडियाज़ थे, जैसे कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक है, जो मॉडर्न आइडियाज़ थे, और जो डिरोजियो चाहते थे लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और ये स्टूडेंट्स भी चाहते थे कि हम अपनी इंडियन सोसाइटी में इन्हें प्रमोट करें। These students become vocal critics of existing social order and began advocating for progressive reforms. और जो स्टूडेंट्स थे इस यंग बंगाल ग्रुप के, वो उन्होंने स्टार्ट किया क्रिटिसाइज करना सोशल इवल्स और सोशल कस्टम्स को जो हमारी सोसाइटी में उस टाइम प्रिवेलेंट थे, और बहुत सारी जो मूवमेंट्स, बहुत सारे कैंपेन स्टार्ट किए इन सोशल इवल्स को रिफॉर्म करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है की आइडियल्स एंड डिमांड्स ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट है रैशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है। द यंग बंगाल मूवमेंट एम्फिसाइज द नीड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ रीजन टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो यंग बंगाल मूवमेंट थी वो उसने ज़्यादातर जोर दिया किस पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, और ये मूवमेंट चाहती थी लोगों के बीच ये पहुंचाना कि हमें आंख बंद करके विश्वास हर चीज़ में नहीं करना, हमें लॉजिकल थिंकिंग को अपनाना और हमें समझना कि कौन सी चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी है, वो चीज़ें हमें अपनानी और प्रमोट करनी है, ठीक है। हमें प्रोग्रेसिव जो चीज़ें वो अपनी सोसाइटी में लानी है, ना कि रिग्रेसिव। दे अपोज्ड रिलीजियस डोगमा एंड सपोर्ट सेकुलर प्रिंसिपल। और जो ये मूवमेंट थी ये रिलीजियस डोगमा यानी जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो थी उसके बहुत ज़्यादा अपोजिट थी, और ये चाहती थी मूवमेंट कि हमें सेकुलर प्रिंसिपल जो है अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सोशल रिफॉर्म, ठीक है। द ग्रुप एडवोकेट्स फॉर द एबलिशन ऑफ रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस सच एज। और ये जो यंग बंगाल ग्रुप था वो एबॉलिश करना चाहता था जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस थी, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी, जो हमारे लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े रह गए थे, ठीक है,
जिनको मॉडर्न आइडियाज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, इन सोशल लेबल, सोशल प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना चाहते थे और सोशल रिफॉर्म लाना चाहती थी ये मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या, सती, द एमुलेशन ऑफ विडोज ऑन देयर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर, ठीक है। यानी सती, जिसमें कि जो विडो हो जाती थी उस औरत को अपने पति के साथ ही पति की चिता पे जला दिया जाता था। इस कस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही थी यंग बंगाल मूवमेंट। उसके बाद चाइल्ड मैरिज, दे अपोज द अर्ली मैरिजेज ऑफ गर्ल्स विच वाज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी उस टाइम हमारी सोसाइटी में, छोटे बच्चों की शादी करवा लेना, ठीक है, कम एज में, बहुत कम एज में। उसके बाद कास्ट सिस्टम, देवर अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, और ये मूवमेंट ये भी चाहती थी कि हमें एबॉलिश करना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को और अनटचेबिलिटी को अपनी सोसाइटी से। उसके बाद वुमेन राइट्स की बात करती है ये मूवमेंट। द मूवमेंट कॉल्ड फॉर वुमेन्स एजुकेशन, आर्ग्यूइंग दैट वुमेन्स लिबरेशन वाज एसेंशियल फॉर सोसाइटल प्रोग्रेस। और यंग बंगाल मूवमेंट का ये कहना था कि अगर हम वुमेन को एजुकेट नहीं करेंगे, लड़कियों को एजुकेट नहीं करेंगे, तो हम कभी भी प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा सकते। अगर हमने सोसाइटल प्रोग्रेस करनी है तो हमें जेंडर इक्वलिटी लानी है, ठीक है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दे डिफेंडेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये जो मूवमेंट थी हमेशा से किस सपोर्ट में रही, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए लोगों के लिए, ताकि सोसाइटी प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। ये इन सब चीज़ों पे अगर बैन होगा, ठीक है, अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा, तो वो देश या वो सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। दे पब्लिश्ड आर्टिकल्स एंड एंगेज इन डिबेट्स ऑन प्रेसिंग सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, और वो हमेशा पब्लिश करते थे आर्टिकल्स और एंगेज रहते थे उन डिबेट्स में जो कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे होती थी। इक्वालिटी एंड जस्टिस, द मूवमेंट स्टूड फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। उसके बाद इस मूवमेंट ने ज़्यादातर जोर दिया किस पे, इक्वालिटी को प्रमोट करने में, ठीक है। इनका मानना था कि हर एक सिटीजन को बराबर का हक है, बगैर किसी कास्ट, रिलीजन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। हर एक इंसान जो है लॉ के अंडर बराबर है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एक्टिविटीज़ एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। Discussions and debates. The Young Bengal group engaged in intense debates and intellectual discussions on subjects like the existence of God, morality, education and social justice. तो इन सब चीज़ों को लेकर जो यंग बंगाल ग्रुप था वो हमेशा एंगेज रहता था इन डिबेट्स और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस पे, और वो अपने जो व्यूज़ थे, जो मॉडर्न आइडियाज़ थे, वो वहाँ उस डिस्कशन और डिबेट्स में रखते थे, और इन चीज़ों को जो है, जो आइडियाज़ थे किसके, हेनरी लुइस बिबिन डोरोजियो के, उन्हें प्रमोट करते थे। उसके बाद सोसाइटीज़, द मेंबर ऑफ मूवमेंट फॉर्म्ड वेरियस इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मिस्ट सोसाइटीज़। उसके बाद जो मेंबर थे इस मूवमेंट के, उन्होंने बहुत सारी इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मिस्ट सोसाइटीज़ बनाई, जैसे कि फर्स्ट क्या, एकेडमिक एसोसिएशन। इसमें क्या किया जाता था, अ डिबेट क्लब वेयर स्टूडेंट्स गैदर टू डिस्कस सोशल एंड फिलोसफिकल इश्यूज़। तो ये एक डिबेटिंग क्लब था जहाँ पे स्टूडेंट्स गैदर होते थे और डिस्कस करते थे किसी भी टॉपिक, सोशल और फिलोसफिकल इशू को लेकर उस पर डिबेट या डिस्कशन करते थे। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज, ठीक है, ये अनदर सोसाइटी है। इट प्रोमोटेड लर्निंग ऑन वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स बाय ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इस सोसाइटी का काम क्या था, प्रमोट करना कौन सी लर्निंग, जो कि किसी भी ट्रेडिशन, जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल, जैसे हिंदू की जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उससे बाहर जाकर अदर जो नॉलेज है वो गेन करना, जर्नल नॉलेज गेन करना। उसके बाद जर्नलिज्म, द ग्रुप कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल टू द न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग द बंगाल स्पेक्ट एंड द इंक्वायरर टू स्प्रेड देयर प्रोग्रेसिव आइडियाज़। उसके बाद जो है यंग बंगाल जो ग्रुप था वो आर्टिकल्स भी लिखता था न्यूज़पेपर्स के लिए, ठीक है, जिससे ये स्प्रेड करना चाहते थे ये प्रोग्रेसिव आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। जो मॉडर्न आइडियाज़ थे वो उन सबको वो प्रमोट करना चाहते थे, किसके थ्रू, जर्नलिज्म के थ्रू। उसके बाद है पब्लिक इंगेजमेंट, द डिरोजियंस पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक डिबेट्स एंड एक्टिविटीज़, क्रिटिसाइज द एग्जिस्टिंग रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस इन बोथ प्रिंट एंड स्पीच। उसके बाद जो डिरोजियंस थे, ठीक है, वो हर एक पब्लिक डिबेट में एक्टिवली क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे,
और वहाँ पे वो क्रिटिसाइज करते थे उन रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को जो कि हमारी सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थी 19th सेंचुरी में। और ये जो क्रिटिसाइज़ करते थे वो बहुत प्रिंट और स्पीच यानी डिबेट एंड डिस्कशन में भी ये क्रिटिसाइज़ करते थे इन प्रैक्टिसेस को, और प्रिंट यानी जो न्यूज़पेपर में वगैरह में जैसे जर्नलिज्म में वो अपनी न्यूज़ वगैरह जो देते थे उसमें भी वो क्रिटिसाइज़ करते थे इन प्रैक्टिसेस को। 6 पॉइंट देखेंगे हम, अपोजिशन एंड डिक्लाइन, यानी इस मूवमेंट का डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट ये कहाँ गायब हो गई, किस वजह से हुई, वो हम देखते हैं। Opposition from Orthodox society. The movement faced severe backlash from conservative section of society. The Young Bengal group views on religion, caste and tradition were seen as radical and offensive by religious elites. तो जैसा हमने इस मूवमेंट के बारे पढ़ा कि ये टोटली ख़त्म करना चाहती थी उन कस्टम्स को, उन सोशल इवल्स को जो हमारी सोसाइटी के जो रिलीजन में थे, ठीक है, जो सुपरस्टिशंस थे। लेकिन जो कंजर्वेटिव सेक्शन था सोसाइटी का, ठीक है, जिनकी सोच बहुत ज़्यादा पिछड़ी थी, उनका मानना था कि इस वजह से जो हमारा जो रिलीजन है उस पर क्या बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारा ट्रेडिशन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, वो मतलब जो वैल्यूज़ हैं, वो मॉरल्स हैं, वो ख़राब हो रहे हैं हमारे ट्रेडिशन और रिलीजन के। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपोजिट थे इस मूवमेंट के। तो ये भी एक कारण था इस मूवमेंट के डिक्लाइन का। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डिरोजियोज डिसमिसल। ड्यू टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ हिज रेडिकल आइडियाज, डिरोजियो वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज टीचिंग पोजीशन एट हिंदू कॉलेज इन 1831। उसके बाद जब लोग अपोजिशन करने लगे इस मूवमेंट की, ठीक है, तो जो डिरोजियो थे जो कि टीचर थे हिंदू कॉलेज में, उन्हें भी डिसमिस किया गया, निकाल दिया गया कॉलेज से 1831 में। मैनी कंसीडर्ड हिज टीचिंग्स टू बी सबवर्सिव एंड हार्मफुल टू इंडियन ट्रेडिशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो कंजर्वेटिव लोग थे उनका मानना था कि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मतलब अलग दिशा में लेके जा रही हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशन के लिए सही नहीं है। डिरोजियोज अर्ली डेथ। डिरोजियो डाइड ऑफ कॉलरा इन 1831 एट द यंग एज ऑफ 22, विच वाज अ मेजर ब्लो टू द मूवमेंट। डिरोजियो जो है वो कॉलरा की वजह से, कॉलरा एक बीमारी, उस वजह से 1831 में उनकी डेथ हो जाती है, और बहुत ही यंग एज में, यानी 22 की एज थी उनकी, उस टाइम उनकी डेथ होती है। और इस वजह से जो मूवमेंट थी, यंग बंगाल मूवमेंट थी, उससे बहुत बड़ा सेटबैक मिलता, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट थी वो रुक जाती है उस टाइम, ठीक है। His death marked the decline of Young Bengal group as no strong leadership emerged to carry the movement forward। क्योंकि इसके बाद, इनकी डेथ के बाद, जो यंग बंगाल मूवमेंट को चलाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, तो इस वजह से जो ये मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं हो सकती, आगे बढ़ती नहीं है। तो इसका जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका डिक्लाइन ग्रेजुअली होने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था डिक्लाइन ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रीच। द यंग बंगाल मूवमेंट प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड द एजुकेटेड अर्बन elite of Bengal and did not resonate with the broader masses, who were largely illiterate and unaware of the Western ideas। यंग बंगाल मूवमेंट की जो रीच थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, और वो सिर्फ अर्बन एलीट और जो एजुकेटेड लोग थे बंगाल के, उन्हीं तक अपने आइडियाज़ को पहुंचा पाए थे, जबकि उन्हें ज़्यादातर फोकस किस पे करना था, इलिटरेट और अनअवेयर जो थे लोग वेस्टर्न आइडियाज़ से, उन पे फोकस करना था, ताकि जो ये मूवमेंट है वो बहुत हद तक स्प्रेड कर सके, बहुत लोगों तक पहुंच पाए, जो कि ये मूवमेंट नहीं कर पाई। तो इस वजह से ये भी एक डिक्लाइन का रीज़न बना इस मूवमेंट का। उसके बाद है ओवर एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअलिज्म। द मूवमेंट फोकस्ड हेवनली ऑन इंटेलेक्चुअल डिबेट्स एंड हैड लिमिटेड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स। दिस लेड टू अ लैक ऑफ टेंजिबल सोशल चेंज। उसके बाद इस मूवमेंट का ज़्यादातर एम्फेसिस किस पे रहा, इंटेलेक्चुअलिज्म पे, यानी ये मूवमेंट जो है ज़्यादातर फोकस करती रही डिबेट्स पे, ठीक है, डिस्कशंस पे, और जो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स पे जो करना चाहिए था उन्हें प्रैक्टिकली, वो बहुत कम रहा, वो बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रही। इस वजह से जो ये मूवमेंट का जो है सेटबैक हो गया। उसके बाद एलिनेशन फ्रॉम रिलीजन। While the Dirojian secular stance attracted progressive thinkers, it alienated large section of Indian society which was deeply religious at the time।
ठीक है। तो जब डिरोजियन का जो सेकुलर स्टांस था, मतलब सेकुलरिज्म को वो प्रमोट करना चाहते थे सोसाइटी में, उन्होंने अट्रैक्ट तो किया जो प्रोग्रेसिव थिंकर्स थे, जो लोग चाहते थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उन्हें तो अट्रैक्ट किया इस मूवमेंट ने, लेकिन एलिनेट किया लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, बहुत सारी जो लार्ज सेक्शन थी इंडियन सोसाइटी की, वो इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्या प्रभावित नहीं हुई, बल्कि इसके अपोजिशन में खड़ी हो गई, क्योंकि जो डीपली रिलीजियस फेथ पे विश्वास करते थे उस टाइम के लोग, तो उस वजह से भी जो है इस मूवमेंट में डिक्लाइन आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर टू बिल्ड अ मास मूवमेंट। द मूवमेंट lacked a solid organizational base and leadership after Derogio's death. It could not build a mass movement or sustain itself beyond the intellectual circle. जैसा कि इस मूवमेंट ने ज़्यादातर फोकस किस पे किया था, एलीट जो सेक्शन थी और एजुकेटेड जो लोग थे उन पे, तो इस वजह से जो एक अच्छा सॉलिड ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं बन पाया लोगों के बीच, और जब डेथ हुई डेरोजियो की उस वजह से भी वो मेजर सेटबैक मिला इस मूवमेंट को, और जो ये मूवमेंट है एक इंटेलेक्चुअल सर्कल के अलावा ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं कर पाई, एक मास मूवमेंट नहीं बन पाई। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न रहा डिक्लाइन ऑफ दिस मूवमेंट। अब हम देखते हैं 8th पॉइंट क्या, लीगेसी एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहा सोसाइटी पर, वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन लेटर रिफॉर्म मूवमेंट्स। डिस्पाइट इट्स शॉर्ट लिव्ड नेचर, द यंग बंगाल मूवमेंट हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। हालांकि ये मूवमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, ठीक है, लेकिन इस मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा हमारी इंडियन सोसाइटी पर। इट्स फोकस ऑन रेशनलिज्म, इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट इन्फ्लुएंस्ड लेटर रिफॉर्म मूवमेंट्स, स्पेशली ब्रह्मो समाज लेड बाय राजाराम मोहन राय। हालांकि जो इस मूवमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट, लिबर्टी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा, इन्फ्लुएंस किया जो बाद में रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई। खासकर जो ब्रह्मो समाज था राजाराम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया, उस पर बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस रहा। फर्स्ट वेव ऑफ मॉडर्न थॉट इन इंडिया। ठीक है, और इससे यंग बंगाल मूवमेंट को फर्स्ट वेव माना जाता है जिसने मॉडर्न थॉट्स को इंडिया में लाया। द मूवमेंट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉडर्न लिबरल थॉट इन इंडिया एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और जो इस मूवमेंट को कंसीडर किया जाता है फर्स्ट मूवमेंट जिसने मॉडर्न लिबरल थॉट्स इंडिया में प्रमोट किए और ग्राउंड वर्क रखा फ्यूचर जो सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। द मूवमेंट इनकरेज्ड एन इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन बंगाल, sparkling a culture of critical inquiry that contributed to Bengal Renaissance later in the 19th century. उसके बाद इस मूवमेंट ने इनकरेज किया इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग को। ठीक है, लोगों के बीच लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट किया कि हमें कोई भी चीज़, कोई भी कस्टम है उसे आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, सुपरस्टिशंस पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पे, हमें जो है उसे क्रिटिकली जो है इंक्वायरी करनी है हर एक चीज़ की। ठीक है, हमें लॉजिकल थिंकिंग को अपनाना है कि ये जो चीज़ है, ये जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशन है हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, तब जाके हमें उन्हें अपनाना चाहिए और उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ना कि हमें आंख बंद कर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट है एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट्स। द फोकस ऑन वुमेन्स एजुकेशन एंड द क्रिटिक ऑफ ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज एंड सती कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया। मूवमेंट जो है मेनली फोकस कर रही थी किस पे, वुमेन राइट्स पे। ठीक है, वो चाहते थे कि जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, अगर उन्हें एजुकेट नहीं करेंगे हम, तो हमारी सोसाइटी जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये पहली मूवमेंट थी जिसने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया चाइल्ड मैरिज को, सती प्रथा को। ठीक है, इन सब जो सोशल इवल्स थे हमारी सोसाइटी में, और इसकी वजह से जो बाकी सोशल रिफॉर्म्स हुई इंडिया में, उनके लिए एक ग्राउंड वर्क किया इस मूवमेंट ने। अब देखते हैं हम कंक्लूजन। द यंग बंगाल मूवमेंट वाज अ पायनियरिंग एफर्ट टू चैलेंज ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड इंट्रोड्यूस मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडियाज़ इनटू द इंडियन सोसाइटी। जो यंग बंगाल मूवमेंट थी, इसने एफर्ट किया चैलेंज करने का, किसको, ट्रेडिशनल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किए मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हमारी इंडियन सोसाइटी में।
Although it did not become a mass movement and faced considerable opposition, हालांकि ये मूवमेंट मास मूवमेंट नहीं बन पाई और इसने बहुत सारी जो ऑपोजिशन थी लोगों की बहुत ज़्यादा फेस की, बट इट लेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन थिंकिंग। लेकिन इसने एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बनाई जो फ्यूचर में रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई और इसने कंट्रीब्यूट किया इंडिया की जो मॉडर्न थिंकिंग है उसे प्रमोट करने में। ठीक है। इट्स legacy ऑफ क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, promoting education and fighting for social justice continue to inspire movements for reformers in India today। और इसकी जो लिगेसी थी कि क्वेश्चन करना हर एक इशू पे, ठीक है, डिबेट डिस्कशन करना और एजुकेशन को प्रमोट करना और सोशल जस्टिस के लिए फाइट करना, तो इन सब चीज़ों ने इंस्पायर किया जो कि बाद में जो मूवमेंट्स हुई रिफॉर्म्स के लिए हमारी इंडियन सोसाइटी में। और आज भी जो मूवमेंट होती हैं तो वो काफ़ी हद तक इन मूवमेंट से, यंग बंगाल मूवमेंट से इंस्पायर्ड होती हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।